मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। एक तो है कि हम 2025 की समापन की ओर कह सकते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है, दो चीजें होती है। पोजीशन जो है वो अनवाइंड होते हैं, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च है, लेकिन विदेश में यहाँ पे ये जनवरी टू दिसंबर होता है। तो एक इसका भी इम्पैक्ट प्राइसेस पे आता है। लेकिन इस बारी जो डेटा है, काफी सारे डेटा यहाँ पे है और बहुत इंपॉर्टेंट अहम डेटा है जो कि आपको जानना जरूरी है। और सबसे पहले मैं वो शेयर करके दिखाना चाहूंगी, ताकि अलर्ट्स, ऐसे ही ट्रिगर्स जो है वो मार्केट में आएंगे आपको। तो जैसे आज का दिन मंडे है, बहुत ज्यादा अहम डेटा आज के दिन में नहीं आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे कल आप बढ़ेंगे 16 दिसंबर की तरफ, आपको नॉन फार्म पेरोल है। और कंसर्न ये है कि नॉन फार्म पेरोल पे पहले फोरकास्ट आता था, फोरकास्ट नहीं आ रहा है। कोर रिटेल सेल्स सेम रहेगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है यूएस का, काफी इंपॉर्टेंट है, 4.4 की एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, आप देखेंगे कि थ्रू आउट द वीक आपको सारे ही फ्रंट पे, चाहे यूरो हो उसका भी सीपीआई डेटा आना है, यूरो जोन का। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये कब है, ये 18 दिसंबर है, इसका भी इम्पैक्ट आता है। और आपको बता दूं कि यूरो जो है गोल्ड से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है या यूरो स्ट्रांग होता है, तो गोल्ड यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है, और वाइस वर्सा। बैंक ऑफ जापान का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक दिन मैं जापान के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगी, काफी कुछ हो रहा है, इसका इम्पैक्ट भी गोल्ड प्राइसेस पे आ रहा है। जापानीज मार्केट और गोल्ड प्राइसेस कैसे कनेक्टेड है, इस पे भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ। चाइनीज मार्केट में, इकोनॉमी में अब यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन है। जो फैक्ट्री डेटा आया है आउटपुट का, वो भी यहाँ पे 15 महीने के निचले स्तर पे है, जबकि रिटेल सेल्स डेटा जो है वो पोस्ट कोविड सबसे खराब डेटा यहाँ पे निकल के आया है। इसका यह यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अब ये बात हो रही है कि चाइनीज इकोनॉमी जो है एक स्टिमुलस की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे हम खराब डेटा आता है, हम एक स्टिमुलस की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आते हैं। जब स्टिमुलस की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आते हैं, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आता है। लेकिन क्या होता है कि उस टाइम में आपको जो गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग आती है, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा आती है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो गोल्ड में पैसा जो है वो पॉजिटिवली यहाँ पे बढ़ता है। तो ये चीजें थी आपको इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में, जो मैंने आपको डेटा बताया और इकोनॉमिक हेल्थ बताया। उसके बाद मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाह रही थी, और ये डेटा है, इस डेटा को जरा ध्यान से देखिएगा। ये डेटा है आपको इंडिया का, और इंडिया में सिल्वर किस तरीके से इंपोर्ट किया जा रहा है, ये मैं आपको डेटा वाइज दिखाना चाह रही थी। मैं कुछ भी ना अंदाजा पे आपको जानना भी नहीं चाहिए, और उस पर आपको स्टेप भी नहीं लेना चाहिए। अब सितंबर में आप देखिए कि कहाँ कहाँ से आपको इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। कितना इंपोर्ट कर रहा है, सितंबर मंथ में इसने 954 किया। अब हम अक्टूबर में आ जाते हैं, तो अक्टूबर महीने में आप देखिए इंडिया का कितना इंपोर्ट था। ये सिल्वर का डेटा है, 1715 टन का इंपोर्ट जो है वो इंडिया ने यहाँ पे करा था। अब आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, कि अब आप देखिएगा कि चाइना कितना सिल्वर एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए चाइना जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, कितना सब इस पे प्रेशर है। 2025 में आप देखेंगे लगातार चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया यहाँ पे डायरेक्ट अभी एलबीएमए से ले रहा है। तो इंडिया भी इस फिजिकल होल्ड में ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे चांदी की कमी ना हो, क्योंकि बहुत सारे डील्स हो रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। अभी एक क्रिटिकल मिनरल्स पे डील हुआ, जिसमें कि यूएस ने इंडिया को बाहर रखा है। ऐसे केसेस में हर कंट्री अपने यहाँ सप्लाई सुनिश्चित करती है। और आप देखिए कि चाइना कितनी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना का अपना जो ईटीएफ का प्रीमियम है वो 12% है। यानी कि आप मान लीजिए कि 1 लाख का वहां पे सिल्वर बिक रहा है, तो उनका ईटीएफ बिक रहा है 1,12,000 पे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि इंडिया में वो परिस्थिति क्या है, तो जैसे कि 7% का यहाँ पे डिस्काउंट है। इंडिया में अगर मान लीजिए कि 1 लाख की सिल्वर बिक रही है, तो आपको जो ईटीएफ है वो मिल रहा है 93 रुपीज में। अब आपको मैं ये दिखाना चाहूंगी, डेटा वाइज आपको ये देखना होगा। अगर ये मैंने निकाला सिल्वर गोल्ड बीज का इम्पैक्ट मैंने निकाला है कि गोल्ड बीज में क्या है, तो गोल्ड बीज में आपको 71% निपॉन ने दिया है। अगर आप यही गोल्ड प्राइस को ले लेंगे कि गोल्ड प्राइस में कितना रिटर्न आया है इंडिया में, तो गोल्ड प्राइस आप देखेंगे तो आपको ये रिटर्न लगभग, मैंने कैलकुलेट करा था लेकिन मैं लाइव आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये आपको रिटर्न लगभग आपको 79% तक का रिटर्न है। तो 7% आप सिल्वर में आप डिस्काउंट पे हैं, 7% नहीं, आप इसको 75 से लेके चलिए तो 4% का ही डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप सिल्वर को लेके चलेंगे, तो सिल्वर का रिटर्न भी यहाँ पे देखते हैं कि कितना है। सिल्वर में आप देखिए कि हमारे यहाँ का रिटर्न अब तक हो चुका है एनुअल 126%। अगर हम निपॉन का सिल्वर बीज यहाँ पे लेते हैं, निपॉन सिल्वर बीज मैंने यहाँ पे ले लिया, ये आपको आ गया
एनएससी का आ गया। मैं एनएससी रेफर कर रही हूँ, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये मैंने यहाँ पे लिया कि 123% का रिटर्न था, और ये सिल्वर कितने का है, यहाँ पे सिल्वर आपको 120% के करीब का है। तो बहुत ज्यादा अगर ओवरऑल आप देखेंगे एनुअल बेसिस पे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं है, जो कि एक मन में एक मिथ रहता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो थोड़ा सा डिकपल होता हुआ नजर आ रहा है प्राइस वाइज। लेकिन अगर आप एनुअल रिटर्न देखेंगे तो आपको 2-3% का ही यहाँ पे फर्क जो है वो नजर आ रहा है। अब ये तो बात हो गई आपको कि ईटीएफ में प्रीमियम है, और ईटीएफ अभी भी यहाँ पे सेफ है। लेकिन एक चीज मुझे आगाह करने की यहाँ पे जरूरत है आप लोगों को काफी ज्यादा। चाइना में वहां पे जब 12% का प्रीमियम है, तो वहां के फंड मैनेजर्स ही बोल रहे हैं कि अभी आप ईटीएफ नहीं लो, क्योंकि अगर प्राइसेस करेक्ट होगा तो ईटीएफ के प्राइसेस ज्यादा करेक्ट होंगे, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा निगेटिव में आ सकता है। क्योंकि हम लोग इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि सिल्वर में जितनी तेजी आई है, तो एक 10-12% का जो करेक्शन है वो कभी भी आ सकता है, बस टाइम कब है ये मुझे पता है नहीं। और चलिए अब सीधा सीधा रेट्स की तरफ चलेंगे और ट्रेडिंग की तरफ ही यहाँ पे चलेंगे। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया था, और लॉन्ग टर्म निवेशक काफी ज्यादा बोलते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में। तो मेरे ख्याल से जिनका लॉन्ग टर्म का यहाँ व्यू है, उनके लिए गोल्ड और सिल्वर पे मैंने वीडियो बनाया भी है, और मैं नया भी बनाऊंगी किस तरीके से सिल्वर की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी फिजिकल में, और उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए, यानी कि मैं यहाँ पे 5 से 10 साल की बात कर रही हूँ, सिल्वर काफी एक अहम कमोडिटी यहाँ पे होने जा रही है। और ये कमोडिटी जो है अब यहाँ पे गोल्ड और बेस मेटल की दरकार नहीं रखती है, इसकी अपनी चाल है। चलिए इसके साथ अब शुरू करते हैं हम अपना ट्रेडिंग। आज का ट्रेडिंग किस तरीके से है और लेवल्स क्या है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अब 4400 के करीब गोल्ड जो है वो जाने की कोशिश करेगा। डेटा इस पर नेगेटिव है। हमारा बाजार यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अगेन हाई लगाता हुआ दिख रहा है, और 138 से लेके 140 वाला जोन जो है इस हफ्ते में आता हुआ हम देख सकते हैं। सिल्वर की बात की जाए, अच्छा सपोर्ट लेवल बताना काफी जरूरी है ऐसे में जब प्राइसेस बहुत ऊपर की तरफ हो। मेजर सपोर्ट आपको यही आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक टेल बना हुआ है। ये लेवल आपको मैं बता देती हूँ, यह 132,700, यानी कि 1,32,700। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो आपको मान के चलना होगा कि इमीडिएट सपोर्ट आपका वही है। सिल्वर अगेन 63.41 की तरफ, यानी कि, और ये जो करेक्शन था, इस करेक्शन का रीजन सबसे बड़ा था कि 12% का मार्जिन लगा था कॉमिक्स में, उसका एक रिएक्शन आया था, और मार्केट यहाँ पे फिर से अपसाइड में है। तो फिर से $65 को ये चेज कर सकती है कमोडिटी। हमारा बाजार यहाँ पे चलने के लिए तैयार है, जो हाई लगा था पिछले हफ्ते और जो कि रिकॉर्ड हाई भी था। तो यहाँ पे 2,06,000 से 8,000 का इस हफ्ते का व्यू लेके चल सकते हैं गोल्ड सिल्वर में। और आईएनआर की बात की जाए तो आईएनआर अगेन आज डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। आईएनआर 90.74 इनफैक्ट आ गया हुआ है, रिकॉर्ड लो पे है। तो ये आपको थोड़ा सा जो प्रीमियम है ये आता हुआ आपको दिखेगा इसमें। आईएनआर, एक मिनट में आपको डेटा दिखाना चाह रही हूँ। बिल्कुल, ये आपको ऐड करेगा इंडियन गोल्ड और सिल्वर में प्रीमियम। बात नेचुरल गैस की है तो मैं सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूंगी। ये यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हम सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं। अपना बाजार अभी भी वहां के बाजार से हेल्प नहीं ले रहा। वहां का बाजार जब 2.5% अप था, तभी भी अपने बाजार में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आया था। तो देखना होगा कि इस लेवल को होल्ड करता है या नहीं। नहीं तो इसका बेस्ट लेवल जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, जिसके कॉन्ट्रैक्ट लो को दिखा रहा है। इस बीच में एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन नेचुरल गैस में अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे, आज मैं ऑप्शन चेन स्टडी कर रही थी, मैंने गोल्ड सिल्वर का नहीं किया, नेचुरल गैस का किया। तो नेचुरल गैस में देखेंगे बाइंग इसमें फिर से बनेगी, मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम कहाँ पे खड़ा है, तो आपको सीधा सीधा दिखेगा $5.3 के करीब। एक बार अपसाइड आएगा तो ये $5 के करीब तो रुकेगा, लेकिन उसके बाद इसको आना है $5.3 के करीब आना है। और प्राइसेस यहाँ पे भी ऊपर आने चाहिए M6 में, टाइम थोड़ा लग सकता है। क्योंकि अगर आप पुट साइड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 3.6 के करीब एक वॉल्यूम खड़ा है, एक 3.45 के करीब खड़ा है। लेकिन ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मतलब मूवमेंट लग रही है वो 3.25 का लग रहा है। लेकिन वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्यादा है कहाँ पे, तो वो है कॉल साइड में। तो मतलब कि अब थोड़ा सा रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के बाद अगर जिंक और इन कमोडिटीज की बात की जाए तो मुझे कॉपर में लग रहा है कि फिर से मतलब कि एक मूव जो है वो रहेगा अपसाइड का, 1125 की तरफ जाने की कोशिश फिर से करेगी ये कमोडिटी। एल्यूमिनियम में मुझे एक्सपेक्टेड था, मैंने मॉर्निंग में कहा था कि एक डाउन साइड रहेगा। हालांकि अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अपसाइड अगर आता है तो 285 तक ही रहना चाहिए, वहां से एक पॉज आएगा। जबकि जिंक में आपको
मुझे लग रहा है कि जिंक में 322 325 के करीब जिंक जा सकते हैं इस हफ्ते में। और डेटा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बेस मेटल में भी जिस तरीके से सिल्वर में हम एक्यूमुलेट कर रहे थे, अब यहाँ पे फिजिकल बाइंग जो है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। और स्पाइसेस साइड में मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा दबाव हो सकता है, क्योंकि इसने 16,000 से ऊपर का भी लेवल टच कर लिया है। तो एक बारी आपको हो सकता है कि 15,000 का 16,000 का लेवल आए टर्मरिक में, लेकिन बाइंग कंटिन्यू रहेगी। तो टर्मरिक एक बारी आपको 17,000 17,500 का लेवल दिखाता हुआ सीजन में अभी नजर आएगा। जबकि जीरे में बहुत ज्यादा मूव नहीं आ रही है, जीरा बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी, और हो सकता है कि 21,000 का लेवल तोड़ के ये 20,700 तक आए। कोरिएंडर की बात की जाए तो कोरिएंडर में अपसाइड केप्ड है, कहाँ पे 10,400 के करीब, से ज्यादा की मूव नहीं लग रही है। क्योंकि कार्डमम मुझे लग रहा है कि कार्डमम में डाउनसाइड भले ही आपको दिख रहा हो, लेकिन अपसाइड में ये एक बारी 2750 तक जा सकता है। जबकि ग्वारगम और ग्वारसीड ने काफी इम्प्रेसिव एक मतलब की अपसाइड लिया है। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये सीधा सीधा 9800 के बाद 10,000 में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगेन 10,000 जाने में यहाँ पे टाइम लग सकता है। वार्सीड की बात की जाए तो मैं 5400 पे मतलब स्टेबल रहना चाहूंगी, जो मैंने बोला था कि वो उसका रेजिस्टेंस है। और कोकोड अब यहाँ से बढ़ेगा तो 3150 तक, इनफैक्ट जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा उतना लंबा एक ब्रेकआउट आने की कोशिश होगी, और वहां पे एक अपसाइड आता हुआ आप देख सकते हैं। जबकि कैस्टर में एक बारी दायरे से मार्केट को निकलने दीजिए, और करेक्शन पे इसमें हल्की जो बाइंग है वो आती हुई दिख सकती है। तो ये अभी का अपडेट था। ऑप्शन चेन डेटा कल स्टडी करेंगे गोल्ड और सिल्वर का, और वहां पे क्रूड के बारे में भी जानकारी लेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट क्रूड में आ सकती है। तो होप सो ये आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और मैंने नेचुरल गैस का इसलिए डाला था कि क्योंकि काफी लोगों की पोजीशंस थी, और ईटीएफ में बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, हल्के मात्रा में करिए। लेकिन फिजिकल में अभी सबसे ज्यादा भरोसा आपको करना चाहिए फिजिकल पे। तो फिजिकल सोना हो या चांदी हो, ये जरूर लीजिए। लेकिन चांदी अगर लेना है, हॉलमार्क ज्वेलरी या हॉलमार्क वाला अब धीरे धीरे अवेलेबल होने लगा है, जो हॉलमार्क वाला हो वो ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में यहाँ पे मिलावट की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, जो आप बेहतर जानते हैं। थैंक यू।